लास्ट लेक्चर तक हमने MySQL इंस्टॉल किया और उसके कुछ फीचर्स को एक्सप्लोर किया, उसका इंटरफेस देखा कि हम किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। आज से हम प्रॉपरली अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे और देखेंगे कि डेटाबेसेस किस तरह बनाई जाती हैं, उनके अंदर टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स किस तरह बनते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, और भी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं डेटाबेसेस से। डेटाबेसेस, सबसे पहले देखेंगे कि डेटाबेस होती क्या है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ organized data that can be managed efficiently। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस एक ऐसी कलेक्शन होती है डेटा की जिसमें हम इजीली डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं। डेटाबेस एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसको हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डेटाबेस को किस तरह बनाया जाता है। MySQL वर्कबेंच अपना ओपन करेंगे। MySQL वर्कबेंच ओपन करने के बाद लोकल इंस्टेंस MySQL 80 पर मैं क्लिक करूंगा। ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो पासवर्ड रखा था वो मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं पासवर्ड एंटर करूँगा मेरे पास एक इंटरफेस सामने आएगा। इसको आपने सारे को डिलीट कर देना है। लेफ्ट साइड पर आपको स्कीमास नज़र आ रहे हैं। स्कीमास का मतलब कि इस वक्त कितनी डेटाबेसेस आपके सर्वर पर मौजूद हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद हम अपनी डेटाबेस का नाम लिखते हैं जो हम डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटल के लिए एक डेटाबेस बना रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा हॉस्पिटल, डेटाबेस का नाम है हॉस्पिटल। जब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। एक्शन आउटपुट में मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, यानी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि शायद मेरे पास ये डेटाबेस पहले से तो नहीं मौजूद इस सर्वर पे, तो मैं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, और आगे मैं डेटाबेस का नाम दे दूंगा। इस दफ़ा मैं बना लेता हूँ फ़ोन के नाम से डेटाबेस। अगर फ़ोन के नाम से डेटाबेस नहीं है तो एक डेटाबेस बना दो फ़ोन के नाम से। एग्जीक्यूट किया, सॉरी, एग्जीक्यूट किया तो मेरी एक डेटाबेस बन गई फ़ोन के नाम से, क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं इसको दोबारा बनाऊंगा, अब डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही है फ़ोन के नाम से, अब मैं दोबारा इसी नाम से एक डेटाबेस बनाता हूँ, तो इस दफ़ा मेरे पास एरर आ रहा है, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस फ़ोन, डेटाबेस एग्जिस्ट, पहले से एग्जिस्ट करती है। इस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। क्या मेरी फ़ोन नाम की डेटाबेस यहाँ शो हो रही है स्कीमास में? नहीं हो रही, तो आपने राइट क्लिक करके एक दफ़ा इसको रिफ्रेश ऑल करना है। क्या अब फ़ोन नाम की डेटाबेस आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। इसको मैंने ओपन किया, इसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, टेबल्स, व्यूज़, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, फंक्शंस। ये सब क्या होता है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, ये हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। इनको बहुत इन डेप्थ स्टडी करेंगे, टेबल्स को, व्यूज़ को, स्टोर्ड प्रोसीजर्स को, सारा कुछ देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक डेटाबेस है तो उसको डिलीट कैसे करना है। डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस। हॉस्पिटल की डेटाबेस ड्रॉप करते हैं, एग्जीक्यूट किया तो मेरी हॉस्पिटल नाम की डेटाबेस ड्रॉप होगी। क्या हॉस्पिटल नाम की डेटाबेस अब मौजूद है? जी के बाद ग्रोसरी स्टोर के बाद इंडेक्सेस आ रहा है, यानी कि हॉस्पिटल नाम की डेटाबेस डिलीट हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर डेटाबेस इस सर्वर पर है तो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए लिखते हैं इफ एग्जिस्ट, और मैं नाम लिख देता हूँ फ़ोन। अगर फ़ोन नाम की डेटाबेस एग्जिस्ट करती है तो उसको डिलीट कर दो। एग्जीक्यूट किया, डिलीट हो गई। अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आ जाएगा कि डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती, आप किसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से हम डेटाबेसेस को डिलीट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि टेबल्स क्या होते हैं। टेबल इज अ स्ट्रक्चर, टेबल इज अ 2D structure in which data is stored in the form of रोज एंड कॉलम्स। एक ऐसा 2D स्ट्रक्चर जिसमें डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसको टेबल कहते हैं। एक टेबल की एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास सामने एक टेबल मौजूद है, इसमें सबसे पहले तो मेरे पास नेम आ रहा है, फिर क्लास, फिर रोल नंबर, सेक्शन, ग्रेड, सिटी और स्कूल। ये सारे मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं। इनके अंदर अगर हम देखें तो डेटा मौजूद है। नेम के अंदर अमार, क्लास 12, रोल नंबर 1,
सेक्शन ग्रीन, ग्रेड ए, स्कूल लासाल, सिटी लाहौर। यानी ये एक टेबल है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा स्टोर है। कॉलम्स में क्या आता है, कॉलम्स में हमारी फील्ड्स के नाम आ जाते हैं और फिर एक एक रो में हम डेटा इंसर्ट करते रहते हैं। ये पूरा डेटा एक रो का है। उसके बाद ये मुजाहिद का डेटा एक रो में आ रहा है। उसके बाद सलमान का डेटा एक रो में आ रहा है। फिर खुबैब का डेटा एक रो में आ रहा है। हाशिर, जुनैर, अहमद। इस तरह से हम रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में जिस स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम टेबल्स कहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से इस पर गौर करें तो आप देखेंगे कि नेम में सारे अमार, मुजाहिद, सलमान, खुबैब, हाशिर, जुनैर, अहमद ये सारे एक ही तरह के हैं। यानी कि इसमें सिर्फ नेम ही आ रहा है, इसमें कोई नंबर नहीं आ रहा। क्लास में सारे नंबर ही आ रहे हैं, रोल नंबर में सारे नंबर आ रहे हैं, सेक्शन में सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम साथ डिफाइन करते हैं कि इस टेबल में किस तरह का डेटा आएगा। इस वजह से कहा जाता है कि एसक्यूएल डेटाबेस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है नो एसक्यूएल डेटाबेस से। उनमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन एसक्यूएल में ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है कि जब आपने टेबल बनाना है तो आपने साथ डिफाइन करना है कि किस कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। और इसी बात से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है विच इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती है? डेटा टाइप का मतलब, डेटा टाइप डिफाइंस what type of data will be stored in the column। डेटा टाइप हमें बताती है कि किस तरह का डेटा हमारे इस कॉलम के अंदर स्टोर होगा। जैसे नेम के अंदर मैंने साथ डेटा टाइप दी होगी कि इसमें सिर्फ करेक्टर स्टोर हो सकते हैं। क्लास के साथ मैंने डेटा टाइप दी होगी कि इसमें सिर्फ नंबर स्टोर हो सकते हैं। इसी तरह रोल नंबर में नंबर्स आ रहे हैं, सेक्शन में करेक्टर्स आ रहे हैं। तो मैंने इनकी डेटा टाइप साथ में डिफाइन की हुई हैं कि इस कॉलम के अंदर सिर्फ यही डेटा टाइप का डेटा आ सकता है। तो अब हम देखेंगे कि एसक्यूएल में डेटा टाइप्स कितनी होती हैं। मेनली चार तरह की डेटा टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं। सबसे पहली होती है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, उसके बाद होती हैं कैरेक्टर डेटा टाइप्स, उसके बाद होती हैं डेट एंड टाइम, और उसके बाद कौन सी होती है? उसके बाद होती है बूलियन एंड इनम्स। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हमारे पास होती है इंट, बिग इंट, उसके बाद आ जाती है फ्लोट, और उसके बाद आ जाती है डेसिमल। इंट को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने कोई नंबर स्टोर करवाना होता है तो हम उसको इंट के अंदर स्टोर करवा देते हैं। फोर नंबर, जब हमने कोई नंबर स्टोर करवाना होता है तो हम उसको इंट के अंदर स्टोर करवा देते हैं। जब भी एसक्यूएल में डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो साथ हम उसकी लेंथ भी डिफाइन करते हैं कि इसमें कितने कैरेक्टर्स आएंगे। लेकिन इंट के साथ हमें लेंथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है बिग इंट। अगर आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको हम फिर बिग इंट के अंदर स्टोर करते हैं। इनको हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर आपने किसी कंट्री की पॉपुलेशन स्टोर करनी है, किसी की नेटवर्थ स्टोर करनी है, तो उसके लिए फिर हम बिग इंट यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर बिग नंबर्स। कौन सी ज़्यादा यूज़ होती है? इंट ज़्यादा यूज़ होती है, बिग इंट बहुत रेयर यूज़ होती है। उसके बाद आ जाती है फ्लोट। फ्लोट होती है डेसिमल, यानी पॉइंट्स के लिए, पॉइंट वैल्यूज़ के लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। और डेसिमल के लिए भी हम, पॉइंट वैल्यूज़ के लिए हम डेसिमल यूज़ करते हैं। फ्लोट और डेसिमल क्यों यूज़ करते हैं? फ्लोट प्रिसाइज वैल्यू स्टोर नहीं करता। फ्लोट गड़बड़ कर सकता है लेकिन डेसिमल प्रिसाइज वैल्यू स्टोर करता है। अगर आपने डेसिमल में 10.25 लिखा है तो वो 10.25 ही है, लेकिन अगर फ्लोट में आपने 10.25 लिखा है तो वो उसको राउंड ऑफ करके 10.3 कर देगा। तो ये नुकसान है फ्लोट यूज़ करने का। अगर आपने किसी की सैलरी स्टोर करनी है या फिर कोई मनी स्टोर करनी है तो उसको हम फ्लोट के अंदर स्टोर नहीं करेंगे, उसको हम डेसिमल के अंदर स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हम डेटा टाइप्स देखते हैं, करेक्टर डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं। करेक्टर डेटा टाइप्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेटा टाइप, हमारी पहली डेटा टाइप है वारचार। वारचार यूज्ड फॉर करेक्टर्स। जब भी हम वारचार लिखेंगे इसका मतलब कि उसमें करेक्टर्स आएंगे। वारचार में करेक्टर्स आएंगे, यानी जब भी वारचार की वैल्यू को लिखना पड़ेगा
तो हमें उसके साथ इन्वर्टेड कॉमास में उस वैल्यू को लिखना पड़ेगा। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास में 098 लिख दूँ तो क्या ये नंबर है? नहीं, ये नंबर नहीं है, ये कैरेक्टर है। तो इसको हम varchar के अंदर लिख सकते हैं। varchar के साथ हमें उसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 5 कैरेक्टर स्टोर हों, यानी 5 कैरेक्टर स्टोर हों, तो मैं varchar के साथ 5 लिखूंगा कि इसमें 5 कैरेक्टर्स ही स्टोर हो सकते हैं। अगर मैं उसमें अमार स्टोर करता हूँ तो उसके अंदर अमार ही स्टोर होगा। अगर मैं आगे कुछ स्टोर करने की कोशिश करूँगा तो वो उसको स्टोर नहीं करेगा। वो कितने कैरेक्टर स्टोर करेगा? वो पहले 5 कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। नेक्स्ट डेटा टाइप है 4। 4 भी कैरेक्टर से स्टोर करता है, लेकिन 4 को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि फिक्स्ड लेंथ कितनी है। जो चीज़ हम इसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं उसकी फिक्स्ड लेंथ कितनी है। जैसे मैं ग्रेड स्टोर कर सकता हूँ, ग्रेड की लेंथ कितनी हो सकती है? ग्रेड या ए हो सकता है, या ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। यानी इसकी लेंथ 1 है, सिर्फ एक करेक्टर है, तो मैं 4 के अंदर 1 लिख दूंगा। वार 4 और 4 में एक डिफरेंस है। वार 4 फ्लेक्सिबल है, 4 फ्लेक्सिबल नहीं है। मैंने वार 4 की लेंथ अगर 20 कर दी है तो वो देखेगा कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसकी लेंथ कितनी है। 20 तक वो स्टोर कर सकता है, लेकिन वो स्पेस कितनी लेगा? जितना डेटा आ रहा है। अगर 5 करेक्टर्स का डेटा आया तो वो 5 करेक्टर्स की ही स्पेस लेगा। लेकिन अगर 4 है, उसको मैंने लेंथ 5 दे दी है, तो उसमें एक करेक्टर भी आएगा तो वो स्पेसेस लगा लगा कर स्पेस फुल करेगा और उतनी ही स्पेस लेगा जितनी 5 करेक्टर्स लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है वार 4 में और 4 में। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। अगर बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हैं, कोई ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, या फिर कोई न्यूज़ है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा करेक्टर्स चाहिए, पैराग्राफ्स चाहिए, तो उसके लिए फिर हम अगली डेटा टाइप यूज़ करते हैं विच इज़ टेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। अगर हम डेट या टाइम अपने एसक्यूएल में स्टोर कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम डेट और टाइम डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। सिंपल है, डेट के लिए हम डेट यूज़ करते हैं, टाइम के लिए हम टाइम यूज़ करते हैं। अगर डेट और टाइम इकट्ठे हैं तो उसके लिए हम डेट टाइम यूज़ करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे सिस्टम का टाइम चाहिए तो उसके लिए फिर हम टाइम स्टैम्प यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो, साथ में मेरे पास टाइम भी आ जाए, जो उस वक्त सिस्टम पे टाइम हुआ है वो मेरे रिकॉर्ड के अंदर भी आ जाए कि इस टाइम पर ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, तो उसके लिए हम टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं। ये सब कुछ हम आने वाली वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी आपने घबराना नहीं है, अभी आपने सिर्फ देखना है कि ये कैसे यूज़ होंगे। अगली होती है बूलियन। बूलियन मतलब या 1 या 0, या ट्रू या फॉल्स, या येस या नो। अगर हमारे पास येस या नो में आ रहा है आंसर तो उसके लिए हम बूलियन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है इनम्स। इनम्स का मतलब कि अगर मैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि इस कॉलम में या तो मेल आ सकता है या फिर फीमेल आ सकता है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू एंटर हो तो एरर आना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम इनम्स यूज़ कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यूज़ यूज़ होती हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वारचार, सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोस्ट यूज्ड कौन सी हैं। एक है वारचार, उसके बाद है इंट, उसके बाद कौन सी है? उसके बाद एक जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है वो है डेट। ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली डेटा टाइप्स हैं। आज हमने देखा कि क्या होती हैं डेटाबेसेस, किस तरह से डेटाबेसेस बनती हैं, टेबल्स क्या होते हैं, और टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए डेटा टाइप्स क्या होती हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको ज़रूर आंसर करूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम टेबल्स बनाना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी एसक्यूएल की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।